Hello and welcome to Physics by Munish Sharma. My name is Munish Sharma. I am lecturer in Physics, Department of Higher Education, Government of HP. In today's lecture, our topics are fundamental forces in nature and nature of physical law. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। पर जो रियल लाइफ में आप ऐसी बहुत सारी सिचुएशन देखते होंगे जहाँ पे हम फोर्स का यूज़ करते हैं। आपको किसी चीज़ को ना पुश करना है, पुल करना है, आपको साइकिल चलानी है, आपको गाड़ी चलानी है, आपको पत्थर उठा के फेंकना है, तो आपको उसके लिए किसी ना किसी किस्म का फोर्स यूज़ करना पड़ता है। अगर आप स्प्रिंग की बात करें, जब आप उसको कंप्रेस करोगे, दबाओगे उसको, तब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे। जब आप उसको छोड़ देंगे, रिलीज़ होगा, तब भी फोर्स रिलीज़ होगी। आपने वाटर इकट्ठा कर रखा है डैम में, वो रिलीज़ होगा, उसमें भी फोर्स है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके अलावा आप अभी +1 के सिलेबस में ही आने वाले टॉपिक में कई किस्म की फोर्सेस का आप स्टडी करोगे, उनके बारे में पढ़ोगे। बहुत डिटेल में स्टडी है ये। अब ये बेसिकली सारी फोर्सेस जो हैं ये फंडामेंटल फोर्सेस से ही डराइव्ड होती हैं। तो आइए स्टडी करते हैं कि ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, कितनी हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से साथ साथ मैं ये बता देता हूँ, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो दीज फंडामेंटल फोर्सेस आर नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों, वैसे तो ये टॉपिक बहुत डिटेल में आप +1 और +2 की स्टडी में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इनका बेसिक तौर पे या मोटे तौर पे इनके बारे में कुछ हम जानकारी ले लेंगे। बहुत डिटेल में इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हैं और ये +1 में पढ़ेंगे, और जो बाकी अदर फोर्सेस की बात कर रहे हैं इनके बारे में डिटेल स्टडी जो है आपकी +2 क्लास के सिलेबस में आएगा। पहली फंडामेंटल फोर्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रेंड्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है और म्यूचुअल फोर्स है। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे, दोनों ऑब्जेक्ट जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। और किसके कारण है? बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मतलब अपने एक दूसरे के मास के कारण दो मासेस जो है एक दूसरे पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। उसके अलावा ये यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब हर एक मास जो है उसके ऊपर ये फोर्स लगती है, या हर एक मास जो है इस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल का। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करते हैं, अर्थ के कारण लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। और इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो ये जो भी मोशन है बेटा, जैसे मून है या अदर सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही एक पर्टिकुलर पाथ में अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं। वो क्यों मूव कर रहे हैं और ये पाथ को कैसे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें रोल प्ले कर रही है, ये सारे आने वाले चैप्टर में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा बेटा जो भी प्लैनेट सन के अराउंड हैं और जो भी यूनिवर्स में हम मोशन देखते हैं, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात कि द मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टू द अर्थ, मतलब कोई भी बॉडी को आप फेंकेंगे या वो अर्थ के सेंटर की तरफ या अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब जिस फोर्स की बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों, बहुत डिटेल में आप इसको +2 क्लास में पढ़ेंगे, इसकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसके समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जी, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये फोर्स लगती है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे पर्टिकुलरली हम जो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पे होते हैं, यानी मूव नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स है ये। और इस फोर्स को कूलम्स लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, कूलम्स लॉ ये जो है ये हम पढ़ेंगे +2 क्लास में, वहाँ पे ये हमारा टॉपिक रहेगा। और ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। जहाँ तक बेटा
अट्रैक्टिव फोर्स का बात है, अगर चार्जेस हैं ऑपोजिट, मतलब एक चार्ज है प्लस एक है माइनस, तो ये फोर्स होती है जिसको बोलते हैं बेटा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टिव फोर्स। और ये फोर्स होती है रिपल्सिव जब दोनों चार्जेस एक जैसे हों, जैसे दोनों या तो पॉजिटिव हों या दोनों क्या हों, नेगेटिव। अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो ये फोर्स जो होती है वो होती है रिपल्सिव। तो बच्चों जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं तब तो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं कूलम्स लॉ का यूज करके। बट चार्जेस इन मोशन, चार्ज अगर मोशन में है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्जेस, मूविंग चार्जेस के ऊपर लगती है मैग्नेटिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ के कारण लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और मूविंग चार्जेस के मोशन के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट जो पैदा हो रहा है उसके कारण पैदा होने वाली फोर्स को हम मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो बेटा इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये आमतौर पे एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, इसीलिए इस फोर्स को कंबाइंड फॉर्म में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रूप में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस फोर्स को कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स से तो उसके कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होती है। और जैसे हम अगर बात करें दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाली फोर्स, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पे, वो 10⁻36 टाइम, ये बहुत बड़ा फिगर है बच्चों। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम ज़्यादा बड़ी होती है अगर हम उनके दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए दूरी को फिक्स कर दें। पर एक बात मैं फिर से रिमाइंड करा दूं बेटा, प्रोटॉन का साइज जो बहुत छोटा होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम कैलकुलेट, वो जो इफेक्टिव होती है वो फोर्स इफेक्टिव होती है जैसे प्लैनेट्स के बीच में अर्थ जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। और ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, तो विदाउट मीडियम ये फोर्स जो है एक दूसरे पे ऊपर इफेक्टिव होती हैं। The next fundamental force about which we are going to talk about is strong nuclear force. तो जैसा इसका नाम है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। जैसे आप जानते हैं कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पे एटम का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, उस सेंटर वाले पार्ट को एटम के हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, बेसिकली दो पार्टिकल होते हैं बेटा, दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। उनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स these nucleons, that is proton and neutron in a nucleus। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, उनको बाइंड करने वाली फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, ये ओवरकम करती है प्रोटॉन के बीच में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स को। तो इट इज एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी ना तो न्यूक्लियस कैसे स्टेबल होगा। एंड और रीजन क्या उसका, ड्यू टू रिपल्शन, इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल क्यों करेंगे, आप बता सकते हैं कौन सी फोर्स है वो? बेटा बिल्कुल करेक्ट है, वो फोर्स है कूलम्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू लाइक चार्जेस। तो यहां पे लाइक चार्जेस पार्टिकल कौन है, वो प्रोटॉन, जिनके ऊपर, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है ये उसको भी ओवरकम करके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स को भी और न्यूट्रॉन्स को भी इकट्ठा रखती है। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों, क्योंकि इसका नाम ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसीलिए ये इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। और इसको कंपेयर करें हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तो इट इज 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दैट फोर्स। और इसकी एक और इसका खासियत है, इसका हाईलाइट है कि ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तभी ये फोर्स बेटा दो प्रोटॉन्स के बीच में भी लगती है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उनके बीच में भी ये फोर्स लगती है।
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगती है। प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये चार्ज से इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों, अगर आप ये हम बता रहे हैं कि इट इज 100 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रांग हुआ बेटा, उससे ही होता है 10⁻38 टाइम्स। तो अब अगली फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों, तो न्यूक्लियस के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को न्यूक्लियर प्रोसेस बोलते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे का डीके। थोड़ा सा आप इसके बारे में पिछली छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे, और यहाँ पे +1 +2 की स्टडी में हम इसको +2 क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बीटा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो बीटा डीके के दौरान या अदर प्रोसेसेस के दौरान न्यूक्लियस जो है वो जैसे एमिट कर रहा है, क्या किसको एमिट कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को, और अनचार्ज पार्टिकल एक और रिलीज करता है जिसको बोलते हैं न्यूट्राइनो। अब वीक फोर्स जो है, ये जो वीक फोर्स है ये इस प्रोसेस के से जुड़ी हुई फोर्स होती है। और ये जो वीक फोर्स बोल रहे हैं हम इसको बेटा, बोलने के लिए तो ये वीक है, पर इतना वीक नहीं है कि जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स से भी कम हो। हाँ, अगर हम इसको कंपेयर करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तो उसके कंपैरेटिवली ये वीक फोर्स कम होती है, फोर्सेस का स्ट्रेंथ काफी कम होता है, इसलिए इसको वीक फोर्स कहा जाता है। तो बेटा फिर से रिमाइंड करवा दूं मैं, तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस के दौरान जैसे कि बीटा डीके, इन प्रोसेसेस के दौरान जो फोर्स जुड़ी हुई होती है इन प्रोसेसेस से, हम इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। मेरे को लगता है आपकी इस लेवल तक हम इतना ही बात कर पाएंगे, और इससे ज़्यादा डिटेल में हमने इसको अदर क्लासेस में पढ़ना है। +2 क्लास का जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको ये पूरा लेक्चर आएगा, इसके ऊपर पूरा यूनिट आएगा इसके ऊपर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ दीज लॉज आर मेड, एक्सप्लोर्ड एंड स्टडीड। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नाउ इन फिजिक्स, द फिजिस्ट जो है होते हैं वो पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं, और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो साइंटिफिक प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होती है। और जो स्टडी है, रेंज स्टडी का है, वो एटम से भी छोटे पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी स्टडी करते हैं, और स्टार जो कि हमारे से बहुत ज़्यादा दूर हैं उनके बारे में भी स्टडी किया जाता है। और फैक्ट्स फाइंड आउट करने के अलावा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन द्वारा मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश की जाती है इन फैक्ट्स के ऊपर, ताकि हम कैलकुलेट कर पाएँ या मेज़र कर पाएँ डिफरेंट चीज़ों को। So this was all about today's lecture. Don't forget to like, share and subscribe this channel Physics by Munish Sharma. Thanks for watching.